देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास जीएसटी के ऊपर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी हमारा हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो पहला बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे हमारा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हुआ, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स हमारा हुआ गुड्स और सर्विस, नाम से क्लियर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा। तो जीएसटी में आने से पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं हम लोग, दो चीज़ का, एक टैक्सेस का और जीएसटी का बैकग्राउंड। एमसीक्यू में कई बार पूछ देता है और थोड़ा सा बेसिक का आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, इसके अलावा उसको किस ढंग से पढ़ना है एक ओवरव्यू हमको मिलता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है हमारा टैक्सेस का, टैक्सेस जो है बेसिकली वो हमसे गवर्नमेंट रिकवर करती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट आपका सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है और म्यूनसिपैलिटी भी हो सकता है। सेंटर जो लेता है वो आपका इनकम टैक्स लेता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लेता है। स्टेट जो है वो वैट लेता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, अब वो जीएसटी में आ गया, जीएसटी भी लेता है, सेंटर दोनों लेता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स जैसे जो लीकर वगैरह पे लगता है वो भी स्टेट लेता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, वैट वगैरह वो भी लेता है गवर्नमेंट। म्यूनसिपैलिटी का जहाँ तक बात है वो होल्डिंग टैक्स लेता है, ठीक है, जो घर के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो म्यूनसिपैलिटी लेता है। अभी जो टैक्सेस हमसे गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि पेनल्टी तो नहीं है, कोई फाइन तो नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस का रिकवरी करेगी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या कोई दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स हो। अब यानी कि इट इज़, पहला तो ध्यान रखिए, इट इज़ नॉन पेनल, ये पेनल्टी नहीं है। ये एमसीक्यू में पूछ देता है कि स्टार्टिंग में ये लाइन होगा, ये जो है हमारा टैक्स जो है बेसिकली हमारा क्या है, नॉन पेनल चार्ज है, ये पेनल्टी नहीं है। गवर्नमेंट क्यों रिकवर करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये टैक्सेस का जो रिकवरी होता है ये बेसिकली वेलफेयर में खर्चा करना है पब्लिक का, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बेसिकली सबको यूज़ करता है। हम भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, जो टैक्सेस दे रहा है वो भी यूज़ करता है, जो नहीं दे रहा है वो भी यूज़ करता है। फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट हमको देती है, चाहे वो एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या जो बेसिकली पुअर पर्सनस हो गए, डिसएडवांटेज जो पर्सनस हो गए, उनको जो बेसिकली स्कीम्स चलता है उन लोगों के लिए, कम दाम में गैस सिलेंडर देना, कम दाम में राशन देना, उस पर गवर्नमेंट खर्चा करती है। ये ज़रूरी है। एक तरह से कमाने वाले आदमी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और पब्लिक को हेल्प करने के लिए टैक्सेस का पेमेंट करें, तो टैक्स देना तो जरूरी है, ठीक है। अब ये टैक्स देना जरूरी है तो क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट ऐसे ही बोल के टैक्स हमसे ले सकती है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 265, आपको मिलेगा यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 265। उस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 265 में ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस रिकवरी करना है तो पहले लॉ बनाना होगा। गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस का रिकवरी करना है तो पहले क्या बनाना होगा, लॉ बनाना होगा। ये बोलता है आर्टिकल 265, ठीक है। ये कहाँ बेसिकली हुआ, पावर टू लेवाई टैक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल में दिया हुआ कि गवर्नमेंट को टैक्स से रिकवर करने के लिए पहले आपको लॉ बनाना होगा। चाहे कोई भी टैक्स रिकवर करती है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सबका लॉ है, ये ध्यान रखिएगा। अब लॉ तो चलो समझ में आता है, आपके सामने देखिएगा, शीट्स में देखिएगा। तो पहला बात तो टैक्सेस जो रिकवरी होता है वो गवर्नमेंट हमसे करता है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर आ रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए कि हम, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिला, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से, और हम ही बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए वगैरह बनाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके हमसे टैक्सेस का रिकवरी करी, और हम ही ने किसको चुना, गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही खर्चा कर रही है। सिस्टम बना हुआ है एक टैक्सेस का रिकवरी करके देन उसके ऊपर जहाँ से आता है वहीं स्पेंड करने का, ठीक है। अब आर्टिकल 265 मैंने बताया, ठीक
ठीक है। अब इसके पहले एक पॉइंट और समझ लीजिएगा क्योंकि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, तो इनडायरेक्ट मतलब कोई डायरेक्ट भी होगा। तो आपके सामने देखिएगा टैक्सेस जो बेसिकली होते हैं वो दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली आपका दो हुआ, एक इनकम टैक्स, दूसरा वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अभी एबोलिश हो गया, खत्म हो गया, 4 साल के राउंड उसको हो गया, खत्म हुए 4 से 5 साल। तो जो डायरेक्ट टैक्स आपका है ना, जो डायरेक्ट टैक्स आपका है वो बेसिकली इनकम पे लगता है, चाहे वो इनकम आपका इंडिविजुअल का हो या कोई पार्टनरशिप का हो या किसी कंपनी का हो। तो डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, आदमी के ऊपर नहीं, आदमी के इनकम के ऊपर लगता है। और डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हम, मान लीजिए अगर मैंने कोई इनकम अर्न किया तो मैं ही गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करूँगा। यानी डायरेक्ट टैक्स में जो पेयर होता है और बियरर होता है वो सेम पर्सन होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर में direct tax is paid by the person to government directly। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज होता है वही पर्सन गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। यानी अगर मैंने कोई इनकम अर्न किया, चाहे वो सैलरी का हो चाहे हाउस प्रॉपर्टी का हो, मेरे को ये टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, ये डायरेक्ट टैक्स हुआ, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, बेसिकली पर्सन्स की इनकम के ऊपर लगता है, पर्सन्स की इनकम के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ते जाएगा, टैक्स बढ़ते जाएगा। आपने सुना होगा 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, फिर 2.5 लाख के ऊपर जाते हैं तो 5 लाख तक कितना लगता है, 5%, फिर 5 लाख के ऊपर कितना लगता है, 20%। तो इनकम बढ़ते जाएगा, टैक्सेस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स को बेसिकली इंडिया में कौन मैनेज करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और जो टैक्स के रेट होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट होते हैं पर्सन टू पर्सन। कंपनी का रेट अलग है, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 40। इंडिविजुअल का रेट भी अलग है, पार्टनरशिप का रेट अलग है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में मतलब फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करो तो नेक्स्ट ईयर में क्या दो, टैक्स दो, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जहाँ तक बात है, इनडायरेक्ट जो बेसिकली लगता है वो किसके ऊपर लगता है, वो लगता है बेसिकली गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, चाहे वो सर्वे टैक्स हो या गुड्स के ऊपर का टैक्स हो, जिसको अब हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है बेसिकली गुड्स के ऊपर, गुड्स के ट्रांजैक्शन के ऊपर, सर्विस के ट्रांजैक्शन के ऊपर। गुड्स बेचे जीएसटी लगेगा, सर्विस किसी को दिए जीएसटी लगेगा, ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। अब इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पड़ता है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं देता है, ठीक है। वो पहले किसी डीलर को देगा, फिर डीलर किसको देगा, गवर्नमेंट को। मान लीजिए अगर मैंने कोई शॉप से कोई लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, तो लैपटॉप के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, अराउंड 18% उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है, टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब जो जीएसटी का अमाउंट है 18%, मान लीजिए 50,000 का लैपटॉप है, 18% जीएसटी निकालें कितना आएगा, 9,000। तो लैपटॉप कितना का पड़ा, 59। मैं अगर दुकानदार को बोलूँ आप 50,000 लैपटॉप का कीमत ले लो, 9,000 में मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, ऐसा कभी होगा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने अपने ऑथराइज पर्सन्स बनाए हुए हैं। ऑथराइज पर्सन में क्या बोलते हैं, डीलर, यानी सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विस। जितने भी दुकानदार हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, या जितने भी बेसिकली आपके शॉपकीपर, होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ पर जीएसटी का इफेक्ट आता है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन्स हैं, उनके पास जीएसटी का नंबर होगा। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ है कि आप पब्लिक से टैक्स रिकवरी करो और उसको दे दो, मतलब गवर्नमेंट को दे दो। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर। वो कंज्यूमर मैं भी हो सकता हूँ, वो कंज्यूमर आप भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर मुकेश अंबानी भी हो सकता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। बट कंज्यूमर को ही बर्डन बियर कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर गवर्नमेंट को टैक्सेस पेमेंट नहीं करता है। पेमेंट डिफरेंट हुआ, बियर करना डिफरेंट हुआ। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली कौन बियर करे, कंज्यूमर, लेकिन सरकार को देगा कौन, सप्लायर, जिससे वो बेसिकली गुड्स परचेज कर रहा है या सर्विस ले रहा है, ठीक है। तो सरकार को टैक्सेस कंज्यूमर से मिल रहा है बट इनडायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तुम्हारा जीएसटी तो यही ना हुआ, जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स
इज पेड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कौन है, बियरर भी है, टू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली थ्रू, किसके थ्रू, सप्लायर। ये सप्लायर जो आपका होगा वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर सेम होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर हमेशा सप्लायर होगा और आपका बियरर बेसिकली कौन होगा, कंज्यूमर, अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो, ठीक है। तो पहला बात ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है। दूसरा ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है, सप्लाई मतलब ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, यानी बड़े बड़े गुड्स पे टैक्स थोड़ी लग जाएगा, सप्लाई होगा तभी लगेगा, ठीक है। रेट्स ऑफ जो इसके ड्यूटी की जो रेट है गुड्स के मतलब जीएसटी के, वो नॉर्मली 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ये रेट हमेशा सेम रहते हैं। जैसे लैपटॉप का रेट अगर 18% है तो आप लैपटॉप रांची में परचेज करें या दिल्ली में परचेज करें, सब जगह रेट क्या होगा, सेम होगा। इनकम टैक्स में क्या था, रेट पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वैरी करेगा। कंसेप्ट को समझिए, हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं आइडिया होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बस पढ़े और बस हो गया एग्जाम देने बैठ जाना है, कंसेप्ट लेना जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्स हम जब पढ़ रहे हैं, ये जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, माइंड में एक सारा पिक्चर क्रिएट हो जाना चाहिए, है कि नहीं, थोड़ा पढ़ने का इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो मेरा तो पर्पस यही है, पहले एक दिमाग में पहले एक ओवरव्यू दे दूँ, आइडिया लग जाए है क्या, कहाँ रहना है, किस दायरे में रहना है। मेमोरेंडम पहले बना लेते हैं, आर्टिकल बनते रहेगा, रूल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। अब इसमें जो है बेसिकली आपका रेट्स ऑफ ड्यूटी सेम, हर जगह सेम, इंडिया में कहीं भी परचेज करेंगे रेट्स हर जगह यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होते। बट इनकम टैक्स में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन टैक्स क्या करेगा, वेरी करेगा रेट। उसके बाद इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है पूरा, बट जो जीएसटी है वो दोनों को मिलता है, सेंट्रल को भी मिलता है, स्टेट को भी मिलता है। आपने देखा होगा कि आप जब झारखंड के अंदर में रह के गुड्स को परचेज करते हैं तो उसमें दो टैक्स लिखे होते हैं, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी किसका हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बढ़ता है दोनों में आपस नॉर्मली इक्वल ही रहता है, 18 है तो 9 होगा, 28 है तो 14 होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रीवियस ईयर वाला कंसेप्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जब इनकम टैक्स में पढ़ते थे वो खाली वही है, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बट ट्रांजैक्शन हुआ जीएसटी, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रीवियस ईयर में पूरा सेल करेंगे फिर अगला साल जीएसटी देंगे, नहीं, ट्रांजैक्शन हुआ जीएसटी ऑन द स्पॉट। ये एनुअल टैक्स नहीं है, ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनकम टैक्स को मैनेज कौन करता है, सीबीडीटी, इसको कौन मैनेज करता है, सीबीआईसी। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेग्रेसिव है। इनकम टैक्स क्या था, प्रोग्रेसिव, मतलब बढ़ते जाता है रेट्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्सेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आप 1000 रुपये का परचेज करो, अगर सपोज जीएसटी का रेट 18% है, 1000 का परचेज करो तब भी 18%, 1 करोड़ का परचेज करेंगे तब भी कितना, 18%। जीएसटी का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ेगा बट एब्सोल्यूट टर्म से, बट रेट तो चेंज नहीं होगा ना। बट इनकम टैक्स में क्या है, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 कितना, 5%, 5 के ऊपर कितना, 20 बढ़ते जा रहा है ना, तो ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब आर्टिकल 265 में आपको बता ही चुका हूँ, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया, आइडिया लग गया। आपने पढ़ा भी होगा इनकम टैक्स में, थोड़ा सा एक रिकैप बोल लीजिए, हो गया आप लोग के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो हमसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस रिकवर क्यों करती है, उसका पावर कहाँ से आया, आर्टिकल 265 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265। फिर हमने पढ़ा कि अभी जस्ट डिस्कस किया कि टैक्सेस जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है कि नहीं, ये देखा हमने। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया। अब धीरे धीरे जीएसटी में हम लोग एंटर करेंगे, धीरे धीरे जीएसटी में एंटर करेंगे, बट उसके पहले पढ़ने के लिए एक आर्टिकल 246 देखना होगा। मैं एक्चुअली वहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ कि जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ। इतिहास पढ़ाने वाला मैं नहीं हूँ, वो है नोट्स में थोड़ा कुछ मिलेगा, बट एक बेसिकली कोई ना कोई पॉइंट से जीएसटी निकालना होगा ना हमको, ठीक है। देखिए अब
अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल और है, ठीक है, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बात हुआ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बात हुआ है, तो थोड़ा एक लिंक, एक पॉइंट है, उससे पढ़ते हैं। आर्टिकल 246 के अंदर में आर्टिकल 246 किसका, जाहिर सी बात है आर्टिकल बोल रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके अंदर में एक शेड्यूल 7 है, आर्टिकल 246 के अंदर में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 आपने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा पहले। इसमें 3 लिस्ट है, ठीक है, एक आता है आपका लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जो 1 है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जो लिस्ट 2 है उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 होता है आपका कौन सा, कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट जो 1 है आपका, उसमें अराउंड 100 आइटम के आसपास है, नाम से क्लियर है यूनियन लिस्ट। इसमें जो बेसिकली लॉ बनाने का पावर है, भी एक्ट कहाँ बनेगा, वो बेसिकली किसके पास है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जैसे इनकम लॉ का बोल रहा हूँ मैं, तो टैक्सेस से एक पॉइंट है, टैक्सेस के ऊपर भी तो लॉ बनते हैं ना, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हुआ तो कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनकम टैक्स, सॉरी लिस्ट 1। लिस्ट 2 है स्टेट का। तो स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाना हो जिसमें पावर स्टेट का खाली होता है, वो लिस्ट 2 में वो मैटर्स आते हैं, यानी वो सारे मैटर्स जिसमें लॉ बनाने का पावर सिर्फ स्टेट के पास है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसमें वो सारे मैटर्स होंगे जिस एरिया में इंडिया में लॉ बनते हैं। जैसे अगर हम क्योंकि टैक्स पढ़ रहे हैं, जैसे पहले वैट आपने सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, वो स्टेट के पास उसका पावर है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्सेस खत्म हुए, वो लिस्ट 2 में आते हैं, ठीक है। अदर मैटर्स भी हैं। और तीसरा कौन सा लिस्ट हुआ, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो मैटर्स होंगे जिसमें लॉ बनाने का पावर सेंटर स्टेट दोनों के पास है, यानी सेंटर भी लॉ बनाएगा, स्टेट बनाएगा, दोनों मिलके बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि फैमिली प्लानिंग में बनाना हो, फॉरेस्ट में बनाना हो, ये सब पे कोई लॉ बनाना हो, तो वो दोनों मिल के बनाएगा, उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट 1 आपका हुआ, यूनियन लिस्ट हुआ, लिस्ट 2 कौन सा हुआ, स्टेट लिस्ट हुआ, ठीक है। लिस्ट 1 हुआ आपका कौन सा, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 कौन सा हुआ, स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट हो गया। अब यहाँ से मैं जीएसटी को लिंक करूँगा। लिस्ट 1 में वो सारे मैटर्स आते हैं जिसपे लॉ बनाने का पावर 100 से ऊपर ऐसा आइटम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल करता है। लिस्ट 2 में अराउंड 61 आइटम्स हैं जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, पार्लियामेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। और तीसरा आपका कौन सा हो गया, कॉन्करेंट। अराउंड 52 आइटम्स के आसपास हैं जिसमें लॉ बनाने का पावर किसके पास है, दोनों को मिलके बनाना है, ठीक है, बैलेंस बना के। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई ऐसा मैटर हुआ जिसपे लॉ बनाना है, वो सेंटर के पास है, तो उसमें स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है। लिस्ट 1 में जितने मैटर्स हैं उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और लिस्ट 2 में जितने मैटर्स हैं उसमें सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। तो अब एक दिक्कत ये आएगा दिक्कत ये आएगा कि जो जीएसटी है, मैं एग्जांपल एक बताता हूँ आप लोग को। जैसे सपोज करिए मान लीजिए कोई सपोज एक सप्लाई हुआ, सेल हुआ झारखंड के अंदर में
जिसका सप्लाई का वैल्यू है 1 लाख रुपया और जीएसटी मान लीजिए 18% है, ठीक है, जीएसटी मान लीजिए 18% है, तो उसमें क्या होगा, 18% अगर जीएसटी है तो सीजीएसटी 9% लगेगा 9,000, एसजीएसटी 9% लगेगा 9,000, तो गुड्स का दाम कितना होगा 118। ये टोटल कौन सा वैल्यू आया, इनवॉइस का वैल्यू आया। अब समझिए बात को, ये जो इनवॉइस का वैल्यू 118 आया, ये जो आपका सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, मतलब समझिए ये सप्लाई आपका आदर कैन बी सेल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सर्विस। एक चीज पहले बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट हो जाएगा। सर्विस अभी तो जीएसटी जो आया था 1 जुलाई 17 को आया था, ठीक है, जीएसटी डे बोलते हैं उसको, इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। 1 जुलाई के पहले सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, और गुड्स पे वैट लगता था। वैट सिर्फ स्टेट का था, गवर्नमेंट का, है ना, और सर्विस टैक्स किसका था, सेंटर का। तो सर्विस टैक्स में स्टेट को हिस्सा नहीं मिलेगा और वैट में सेंटर को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिस्ट 1, 2 अलग अलग है। बट अब ये सपोज करिए चाहे सेल हो चाहे सर्विस हो, जो भी हो, सप्लाई जो भी हो, तो अब एक ही सप्लाई पे दोनों ले रहा है, सेंटर भी स्टेट भी, समझ रहे बात को। यहाँ पर एक ही बेस पे, चाहे वो सर्विस का वैल्यू हो या फिर सबका सेल का वैल्यू हो, दोनों पे सेंटर भी ले रहा है और स्टेट भी ले रहा है, यानी दोनों मिल के कर रहा है। यानी कि मिल के वर्ड बोलिए कि ये एक्चुअली इंटरफेरेंस कर रहा है। बट आर्टिकल 246 के हिसाब से नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द सेंटर और बाय द सेंटर इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में सेंटर इंटरफेरेंस नहीं करेगा और सेंटर के मैटर में लॉ बनाने में स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बट यहाँ तो इंटरफेरेंस हो गया, एक ही वैल्यू पे दोनों लगा रहे टैक्स। तो समझ रहे बात में, यहाँ पर जीएसटी मतलब जीएसटी आने से तो फिर तो आर्टिकल 246 का वायलेशन हो गया, 246 में तो काम ही नहीं करेगा। तो जीएसटी आया बाद में, जीएसटी 17 में आने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 246 है, तो आर्टिकल 246 तो है एज इट इज, पहले भी था अब भी है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 246 से जीएसटी नहीं निकल सकता था। आर्टिकल 246 से जीएसटी नहीं आ सकता था। जीएसटी आने के लिए दोनों को एक साथ पावर देना है। तो हुआ क्या, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट आया 2016। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पहले, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास हुआ था सेंटर स्टेट दोनों का, इसमें बेसिकली क्योंकि जो जीएसटी का मैटर है दोनों का मैटर हो गया ना, तो सेंटर स्टेट दोनों मिल के काम कर रहे थे। तो उन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके एक नया आर्टिकल लाया, ठीक है, न्यू एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 246A। ये स्पेसिफिकली 444 किसके लिए है, जीएसटी। तो 246 एज इट इज, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स है ना उसमें, ठीक है, तो आर्टिकल 246 अपना जगह है और जीएसटी को लाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल लाया गया आर्टिकल 246 से। यही से जीएसटी का ओरिजिन हुआ, बोलते ना कि बर्थ कहाँ से हुआ, यहीं से। आर्टिकल 246A इज द बेसिकली ओरिजिन पॉइंट ऑफ द जीएसटी। तो पहले ये आया, इससे क्या हुआ पता है, इससे ये हुआ, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये वर्डिंग्स है बेसिकली, सिंपल में अगर बोलूँ मैं, कि जब भी सप्लाई होगा, चाहे वो सेल हो चाहे सर्विस हो, दो ही चीज़ होगा ना, उसमें स्टेट भी टैक्स लगाएगा एक साथ, सेंटर भी लगाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246A का वर्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब जैसे ही ये आर्टिकल आया, अब उसके बाद जीएसटी का एक्ट पास हुआ, फिर जीएसटी का एक्ट पास हुआ, तब जाके जीएसटी एग्जिस्टेंस में आ पाया था। यानी कि जीएसटी अगर 1 जुलाई 17 को आया, तो ये जो चेंज जो करना था कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो पहले ही हो चुका था, 2016 अमेंडमेंट एक्ट था उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये आपका हुआ, देखिए आपके सामने है इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 246A।
Insertion of Article 246A in GST system. GST is levied on the supply of goods and services both with the concurrent jurisdiction of सेंटर एंड स्टेट. दोनों का जुरिडिक्शन चाहिए, दोनों का पावर चाहिए, दोनों का अथॉरिटी चाहिए. तो बोलता है कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया. ठीक है. दिस लेड ब्रिंग टू द amendment in the constitution so that they may simultaneously levy goods and service tax. दोनों एक साथ टैक्स लगा सके. ये आपका आर्टिकल 246A की वजह से हुआ. तो देखिए नीचे लिखा हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पास हुआ था 101 में, नंबर याद कर लीजिएगा. 101 अमेंडमेंट पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका कंसेंट भी लिया गया था 8 सितंबर 16 को प्रेसिडेंट से. ठीक है. और ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां अमेंडमेंट 2016 में पास हुआ था, जिसका कंसेंट मिला था 8 सितंबर 16 को. उसके बाद जीएसटी पास हुआ था, तब 1 जुलाई 17 को जीएसटी आ पाया था. ठीक है. इसके अलावा कोई और आर्टिकल्स भी हैं, मतलब खाली 246A नहीं चेंज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारा चेंज करना पड़ा था. कुछ हमको पॉइंट मिलेगा. और कौन से आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 68A, 269, 269A, 70 एंड 71 कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये वाला हुआ हमारा. तो कॉन्स्टिट्यूशन 101वां अमेंडमेंट 2016 इनेक्ट हुआ था 8 सितंबर 16 को. इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे. क्या अमेंडमेंट हुए डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी तो रहेगा ही, है ना. इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना होगा, बीच में प्रैक्टिकल भी आएगा. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. इसमें इसमें आगे पढ़ेगा आप लोग. जब भी एक्ट बनता है तो पहले बिल होता है, फिर एक्ट बनता है. पहले बिल पे डिस्कशन होता है लोकसभा राज्यसभा, फिर वो पास होता है तो आपका एक्ट बनता है. तो जब पेश हुआ था 122वां नंबर था, और जब पास हुआ तो 101 था. नंबरिंग के चलते ऐसा एक इशू आया था. तो पास हुआ था 101, पेश हुआ था 122. मिलेगा आपको आगे. तो थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101वां 2016. ठीक है. तो सबसे पहला इसमें क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, कॉन्करेंट पावर दिया गया. कॉन्करेंट पावर दिया गया पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप एक साथ टैक्स लगा सकते हैं एक ही बेस पे, चाहे वो गुड्स का हो या फिर क्या हो, सर्विस का हो. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर आ गया. ठीक है. फिर बोलता है कि एज पर 246 से आर्टिकल. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट को तो दी गया पावर. तो हुआ क्या था एक्चुअली, 4 एक्ट पास हुए थे. 4 एक्ट पास हुए थे. एक्चुअली एक और मिलेगा 5, अभी बेसिकली 4 ही है. एक CGST, एक IGST, एक SGST और UTGST. CGST पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. आते हैं CGST क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे. CGST एक्ट इनेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. IGST भी, IGST बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. CGST क्या हुआ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल. IGST क्या हुआ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और SGST स्टेट. तो SGST नाम से क्लियर है कौन पास करेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट. झारखंड का अपना होगा, पंजाब का अपना होगा, दिल्ली का अपना होगा, है ना. तो UTGST यूनियन टेरिटरी, जाहिर सी बात है कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद IGST. हाँ, एक चीज थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, थोड़ा ट्राई करिएगा. स्टेट के अंदर सेल होता है, जब स्टेट के अंदर, तो उसमें CGST SGST लगेगा. आप अगर सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप कोई परचेजिंग झारखंड के अंदर करेंगे तो उसमें CGST SGST लगेगा. आगे आने वाला वहाँ डिस्कस करेंगे. पर अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं और वो बेंगलोर से आया, तो स्टेट के बाहर से हो गया, इसको इंटर स्टेट बोलते हैं. उस पर लगता है IGST, उस पर लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो ऐसा अगर मे भी आपने सुना होगा कि नहीं नहीं सुना तो ठीक है. लोकल सेल जब भी होता है तो हाफ GST किसको मिलता है, सेंटर को. हाफ किसको मिलता है, स्टेट को, जहाँ पर हुआ है. बट अगर स्टेट के बाहर अगर सेल होगा, जिसको हम बेसिकली इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, उस पर क्या लगता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ऊपर आपने डिस्कस किया था IGST, पढ़ा था IGST कौन
किसने पास किया था? सेंटर ने। बट IGST सेंटर ने भले ही पास किया, लेकिन इसका पैसा सेंटर स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। IGST का पैसा एक सिस्टम से हिसाब से GST काउंसिल है वो डिसाइड करती है रिकमेंडेशन से। IGST का जो पैसा होता है, जितना भी इंटर स्टेट सेल होगा, उसका पैसा स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हिसाब होता है आपस में। कैसे वो एक डिस्कस करेंगे, बाद में आएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर C में, IGST विल बी अ पोर्शन, कैसे होगा बाद में डिस्कस करेंगे, विल बी अ पोर्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। ओके, फिर ये तो नॉर्मल सा बात है कि GST सारा गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, लेकिन अल्कोहल पे नहीं लगता है। ठीक है, हाँ GST लगता है इंडिया में, इंडिया के अंदर। ठीक है, GST लगता है इंडिया के अंदर, बट एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर बता ही देता हूँ, अब बीच में एक बार और पॉइंट आ गया, सुन लीजिएगा। देखिए, जो सप्लाई होता है ना, सप्लाई मतलब आपका ये तो सेल का हो या फिर क्या चीज़ का हो, सर्विस का हो, जो सप्लाई होता है ना, वो दो तरह का होता है मेनली, विद इन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, या फिर आउटसाइड द स्टेट। विद इन द स्टेट को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और आउटसाइड द स्टेट बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। मान लीजिए कि रांची से बोकारो सेल हो गया, दोनों झारखंड के अंदर है, में इंट्रा हो जाएगा। रांची से रांची में हो गया, दिल्ली से दिल्ली में हो गया, इंट्रा है। बट दिल्ली से मान लीजिए हरियाणा सेल हो गया, या दिल्ली से बिहार सेल हो गया, ये सब कौन सा है? इंटर, स्टेट के बाहर। तो इंट्रा और इंटर, इंट्रा स्टेट सप्लाई जब भी होगा, ठीक है, उसमें दो टैक्सेस लगेंगे, एक CGST और दूसरा SGST। यूनियन टेरिटरी होगा तो क्या लग जाएगा? UTGST लग जाएगा। ठीक है, हाफ ये लगेगा, हाफ ये लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लग जाएगा? IGST। ठीक है, अगर GST का रेट 18% है तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 18। IGST समझने के लिए बोल सकते हैं IGST इज इक्वल टू द टोटल ऑफ CGST एंड SGST। एक हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, तरीका होता है। ये जो है अमाउंट है, ये SGST प्लस CGST जोड़ के ही आया, बट प्रैक्टिकली ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, होता नहीं है ऐसे, बट समझ लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उस लोकल सेल बोल सकते हैं हाफ CGST, जितना भी रेट होगा, 18 है तो 9, 5 है तो 2.5%, 28 है तो 14%, लग्जरी आइटम पे 28% लगता है। CGST SGST हाफ ऑफ लगेगा, ठीक है, और IGST लगेगा फुल। ठीक है, सपोज करिए, मान लीजिए कि GST का जो रेट है वो 18% है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, ये 9, और ये कितना हो जाएगा? 18। इस तरह से लगेगा। ठीक है, यानी कि समझिएगा बात को ध्यान से, स्टेट के अंदर सप्लाई होगा तो उस पर लगता है आपका CGST SGST, इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और स्टेट के बाहर होगा तो क्या होगा? इंटर। अभी जो पॉइंट बीच में आया, मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, पॉइंट नंबर आपका देखिएगा ई में बोलता है कि अगर कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करेंगे तो नॉर्मली क्या लगता है? इंपोर्ट ड्यूटी, वो तो लगेगा, वो तो लगेगा। बट इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा GST भी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा उस पर GST लगता है। थोड़ा सा सुन लीजिए एक पॉइंट। देखिए होता क्या है, नॉर्मली मैं GST के पहले का मैटर बता रहा हूँ, GST के पहले का मैटर बता रहा हूँ। GST के पहले क्या होता था कि जो गुड्स इंडिया में बनता था मैन्युफैक्चरिंग, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, अभी भी लगता है लीकर पे।
जीएसटी 17 के पहले अगर हम लोग जाएं 16, 15, 14, 10, 15 साल, तो जीएसटी के पहले मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। अब कोई आदमी इंडिया में गुड्स बनाएगा और बेचेगा तो वो 2 टैक्सेस देगा, एक एक्साइज और दूसरा सेल टैक्स, वैट। पहले का बात कर रहा हूँ मैं। यानी अगर मान लीजिए आप कोई गुड्स 17 के पहले बनाए होते, कोई पर्टिकुलर आदमी सपोज, तो उसने 2 टैक्सेस गुड्स के ऊपर दिए होते, एक एक्साइज ड्यूटी बनाने के ऊपर और सेल टैक्स बेचने के ऊपर। अब सपोज करिए मैं 17 के पहले, 17 के पहले कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट करता हूँ किसी पर्टिकुलर कंट्री एक्स से। मैंने जिस कंट्री से इंपोर्ट किया उस कंट्री में एक्साइज नहीं लगता है, उस कंट्री में सेल टैक्स नहीं लगता है कि नहीं? उस कंट्री में मान लीजिए एक्साइज नहीं लगता था और सेल टैक्स नहीं लगता है। वही गुड्स मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो कंपैरेटिवली वो गुड्स का दाम इंडियन गुड्स से जिसमें एक्साइज और सेल टैक्स जुड़ा हुआ होगा कंपैरेटिवली कम होगा, तो मेरा गुड्स हो सकता है ज़्यादा बिक जाए। तो उस केस में 2017 के पहले क्या होता था, जो आदमी इंपोर्ट कर रहा होगा वो आदमी इंपोर्ट के टाइम पे एक ड्यूटी देता था जिसको बोलते थे CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दिस ड्यूटी इज पेड टू कंपनसेट द एक्साइज ड्यूटी विच वुड बी पेएबल अगर वो गुड्स कहाँ बनता, इंडिया में। तो इंडिया में गुड्स बन रहा है उस पर एक्साइज लगता है, लेकिन बाहर से गुड्स आ रहा है उसमें तो एक्साइज लगता नहीं। तो उसको बराबर करने के लिए पहले एक ड्यूटी लगता था CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, उसको एक्साइज ड्यूटी ही बोलते थे। ठीक है। अब वो चीज़ GST तो इंडिया में आया ना, किसी दूसरा कंट्री में तो नहीं आया। मतलब हम जो GST पढ़े हो तो इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं। जो चीज़ पहले होता था वो तो अब भी होता होगा, यानी आज भी तो कोई इंपोर्ट करता होगा। अब मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। GST के अंदर में एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, वैट, ठीक है, और एक हो गया आपका सेल टैक्स। ये मेनली खत्म हो गए हैं, और भी हैं अराउंड 17 टैक्सेस मिलेगा हमको आगे, खत्म हुए मेनली। ये सब कन्वर्ट किस में हो गया, GST। अब मैं बात को लिंक करता हूँ पुराना बात पे जो मैं बता रहा था। 2017 के पहले कोई आदमी इंपोर्ट करता होगा, वो एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ देता होगा, यानी वो आदमी को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। तो पहले क्या लगता था, CVD, ठीक है। अब वही एक्साइज तो खत्म हो गया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, GST। वो कन्वर्ट किस में हो गया, GST। तो अब जो CVD होता था वो कन्वर्ट हो गया GST। अब उसको GST देना होगा, बट कौन सा GST, CGST, SGST की IGST? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर कोई इंपोर्ट होता है ऑफ गुड्स जिसपे एक्साइज या सेल टैक्स नहीं लगा होगा उस कंट्री में, अगर इंपोर्ट बिफोर 1 जुलाई 17 के पहले हुआ होगा तो उस पर क्या लगता था, CVD, ठीक है। ये क्या चीज़ के लिए था, फॉर एक्साइज, ठीक है। और ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 17, अब पता क्या लगता है, GST। ये भी क्या चीज़ है, कंपनसेशन के लिए, फॉर एक्साइज। बट GST कौन सा, CGST, SGST क्या है, IGST। ये कौन सा लगता है, IGST। अगर ये IGST हुआ इसका मतलब इंपोर्ट करना इंटर स्टेट सप्लाई है। अज्यूमिंग
अज्यूमिंग जो इंपोर्ट है इस इंटर स्टेट सप्लाई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था 2016, उसमें ये बोला गया कि जब भी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होगा उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा अगर वहाँ जीएसटी लगा। क्यों लगा, मैंने एक एग्जांपल दिया कि जिस कंट्री से इंपोर्ट करे वहाँ एक्साइज नहीं लगता है, सेल टैक्स नहीं लगता है, तो उस गुड्स को बैलेंस करने के लिए इंडियन गुड्स के बराबर एक्साइज के नाम का सीवीडी लगता था। अब वही कन्वर्ट किस में हो गया, जीएसटी में। एक्साइज तो खत्म हो गया, तो अब वो जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी, क्योंकि इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इंपोर्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इसलिए उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी। तो वही लिखा हुआ। एक चीज और, सेल टैक्स के लिए स्पेशल सीवीडी लगता है, ठीक है। एक्साइज के लिए लगता था सीवीडी, एक्साइज के लिए क्या लगता था, सीवीडी, और आपका सेल टैक्स के लिए स्पेशल सीवीडी, ठीक है। अब ये दोनों कन्वर्ट होके किस में चले गए हैं, आईजीएसटी, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एफ तो पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, टोबैको, ये सब पे बेसिकली आपका पहले जो टैक्सेस थे, एक्साइज, सेल टैक्स, वही लगते थे, ठीक है। टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी और एक्साइज दोनों लगता है, अदरवाइज ये सारे के सारे जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, ठीक है। इस पे जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए हर स्टेट में पेट्रोल का दाम क्या है, डिफरेंट है। सेल टैक्स अलग है, वैट अलग है, इसलिए वैट खत्म नहीं हुआ, सेल टैक्स खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। जो आर्टिकल जीएसटी में नहीं आया उस पर तो सेल टैक्स लगेगा ना। लीकर पे नहीं आता है जीएसटी में, ठीक है, वही लिखा हुआ देखिए। द पावर टू इम्पोज से ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज स्टिल प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, पेट्रोलियम, हाई स्पीड, मोटर स्पिरिट, ठीक है, इसको पेट्रोल बोलते हैं हम लोग, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लीकर फॉर वुमेन। इस पे बेसिकली आपका पुराने जो टैक्स है, वैट वगैरह वही लगते हैं। जब ये जीएसटी के दायरे में आएंगे तो हर स्टेट में बराबर हो जाएगा। अभी तक तो नहीं आए, बात चल रहा था, बट अभी कोरोना आ गया तो उसके चलते डिले हो गया। ये हुआ आपका थोड़ा सा बेसिक पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, ठीक है। उसके बाद देखिए ठीक है, ये नॉर्मल है। हाँ देखिए, जीएसटी आने के बाद मतलब इसको ऐसे समझिएगा, हायरार्की समझिएगा। आर्टिकल 246 से, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल 246 से, है ना, फिर आपका जीएसटी, बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं, ठीक है। तो जीएसटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के बाद फॉलोइंग एक्ट पास हुए थे। बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। पहला पास हुआ था सीजीएसटी, दूसरा हुआ है एसजीएसटी, तीसरा हुआ है आईजीएसटी, ठीक है, फोर्थ हुआ है आपका यूटीजीएसटी, और एक और हुआ है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। अब इसमें की समझिए, सीजीएसटी हुआ आपका, सबके 17 ईयर्स हैं, सब 17 में पास हुए। सीजीएसटी हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एसजीएसटी हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट,
उसके बाद IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, फिर आपका UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, और फिर आपका लास्ट है GST कंपनसेशन एक्ट। अब थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए। लोकल सेल जब भी होगा, इंट्रा लोकल सेल जब भी होगा, इंटर स्टेट सेल, उसमें आपका CGST लगता है और SGST लगता है लोकल सेल पे। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, एक ही एक्ट पास होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जितनी है वो सारे एक्ट पास करेंगे अपना, ठीक है। झारखंड का अपना होगा, बिहार का अपना होगा, दिल्ली का अपना होगा। यानी कि CGST कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST कौन पास करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी भी किसके अंदर में आता है नॉर्मली? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ऐसे नॉर्मली 7 यूनियन टेरिटरी है। अगर रिसेंट चेंजेस को छोड़ दें हम लोग, जम्मू कश्मीर वाले को, दिल्ली का और पौंडीचेरी का अपना लॉ है। बाकी 5 जो हैं आपका, चंडीगढ़ जो मिलेगा, फिर आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हमको आगे लिस्ट मिलेगा उसका। 2 यूनियन टेरिटरी का अपना लॉ है, दिल्ली का अपना लॉ है और पौंडीचेरी का अपना लॉ है, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। बाकी जितना यूनियन टेरिटरी बचा उसका लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये हुआ आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST कौन पास करेगा? सेंटर गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। UTGST सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और लास्ट है GST कंपनसेशन एक्ट। इसका थोड़ा बेसिक आइडिया सुनिएगा, समझिए ध्यान से, ठीक है। GST कंपनसेशन एक्ट का जो है, इसको तो पास किया सेंटर ने ही, पार्लियामेंट ने पास किया। इसमें है क्या ना, बेसिकली कंपनसेशन का, बात को समझिए। इसका कहानी ये है, 2017 के पहले, ठीक है, जितना भी सप्लाई होता था सेल, उस पर क्या लगता था? वैट। मान लीजिए अगर झारखंड में कोई सेल पहले होता था, उस पर वैट लगता था। अब क्या लगता है? GST। बट पहले जो वैट लगता था वो सारा किसको मिलता था? बात को समझिएगा। सपोज झारखंड गवर्नमेंट है ना, कोई सप्लाई होता है, मान लीजिए सप्लाई, सपोज बिफोर GST अगर होगा, GST आने के पहले, तो 2 ही चीज होगा ना, एक सेल और दूसरा कौन सा? सर्विस। इस पे क्या लगता था? वैट। इस पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। इसके अलावा एक और भी चलिए ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। इस पे क्या लगता था? एक्साइज, है ना। बट GST आने के बाद एवरी सप्लाई के ऊपर क्या लगेगा? GST, ठीक है। तो GST आने के पहले ये एक्साइज किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वैट किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब किसका? झारखंड गवर्नमेंट का। और सर्विस टैक्स किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये जो GST है दोनों का है, सेंटर का भी है और साथ में किसका है? स्टेट का भी है। दिक्कत क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। झारखंड गवर्नमेंट के माइंड में ये आया होगा, अब तो ख़त्म हो गया वो चीज़, क्योंकि GST एग्जिस्टेंस में है, कि GST आने के पहले उसका वैट जो है सबसे मेन रेवेन्यू है। वैट इज द मेन रेवेन्यू ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली। अब GST जब आएगा, ठीक है, तो अब क्या है कि जितना भी सप्लाई होगा, चाहे वो सर्विस का हो, कुछ भी हो, उस पर GST लगेगा और दोनों में हिस्सा बटेगा। तो झारखंड गवर्नमेंट को ये डर हो सकता होगा, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डर हो सकता होगा कि हमारे बोल लीजिए कि रेवेन्यू में दोनों को हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। सेंटर का भी हिस्सा मिल रहा है ना, सर्विस पे भी तो GST लगी रहा है, उसका भी तो आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, दोनों को। GST लाने के पीछे बेसिकली सेंटर पीछे पड़ा हुआ था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आपका BJP हो, जो भी पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट रहता है, क्योंकि GST एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो हर गवर्नमेंट क्रेडिट लेना तो चाहेगा, बट उसके लिए पहले स्टेट्स को तो मनाना होगा ना, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट में तो BJP जैसे मिल ही जाता है, तो उस केस में तो मनाना थोड़ा सा, लेकिन जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है तो इशू आएगा। तो दिक्कत ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये डर हो जाएगा कि अगर GST आता है
तो जो कलेक्शन वैट का पहले होता था, जितना उनको मिलता था, हो सकता है जीएसटी से उनको उतना ना मिले, क्योंकि जीएसटी कंसेप्ट ही चेंज हो गया ना, पूरा एक्ट ही चेंज हो गया। तो उनको डर था। तो ये डर हर गवर्नमेंट के माइंड में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के माइंड में होगा कि जो रेवेन्यू वो वैट से रिसीव करते हैं उससे कम जीएसटी ना उनको मिले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था सबको कि अगला 5 साल तक हम आपका कलेक्शन को एस्टिमेट करेंगे कि अगर जीएसटी नहीं होता, जीएसटी कब आया था 2017 से, वहाँ से 5 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 2017 से 5 साल तक, जब जीएसटी आया वहाँ से 5 साल तक हम गारंटी आपको देते हैं कि अगर आपका कलेक्शन कम हो गया, एस्टिमेट करना पड़ेगा, अगर आपका कलेक्शन जीएसटी की वजह से कम हो गया, उसका भरपाई हम करेंगे। उसके लिए हम वो क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। तो उसी कंपनसेशन के लिए एक एक्ट पास किया गया, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। तो ये 5 साल का गारंटी हर स्टेट को अभी भी मिला हुआ है। 5 साल खत्म कहाँ हुआ है अभी। एवरी स्टेट हैज़ गिवन द गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इफ देयर रेवेन्यू फॉल्स बिलो द वैट, देन सेंटर विल कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंटर क्या अपने पॉकेट से लाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ लग्जरी आइटम पे, कुछ सिन आइटम्स पे, सिन गुड्स पे एक टैक्स लगाएगा, उसको बोलते हैं सेस, उसको बोलते हैं कंपनसेशन सेस। यानी उस गुड्स पे जीएसटी भी लगेगा, साथ में सेस भी लगेगा। वो सेस एक फंड में जमा होगा, वो एक सेस एक फंड में जमा होगा। उस फंड से हर स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन। कितना साल तक, 5 साल तक। अब बोलेंगे कंपनसेशन कम हो गया, तो एकदम कम नहीं होगा, सेस उतना ही लगेगा जितना कंपनसेशन देना है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल लिवाई कंपनसेशन सेस फॉर द एटलीस्ट फॉर द 5 ईयर टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यू टू फॉल इन द रेवेन्यू जो वैट के पहले था। ठीक है, तो ये कंपनसेशन सेस देने के लिए पहले कंपनसेशन एक्ट पास करना पड़ा। ऐसा गारंटी कितना साल तक दिया हो, 5 साल तक। सपोज 5 साल तक सबको कंपनसेशन दे दिया। अगर उस फंड में पैसा अभी भी अगर पड़ा होगा 5 साल के बाद, तो आधा पैसा सेंटर को मिल जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। दोनों के रेशियो में, रेवेन्यू के रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब 5 साल तक का गारंटी दिया हुआ है, उसके लिए एक्ट पास हुआ। 5 साल तक सेस लगते रहेगा और सेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलते रहेगा। अगर पैसा कम नहीं होगा, अगर ज़्यादा हो गया, बच गया, तो पैसा बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंटर और किस में, स्टेट में। 50% सेंटर, 50% स्टेट। और स्टेट को कैसे मिलेगा, जो स्टेट का रेवेन्यू होता है, टर्नओवर रेवेन्यू मतलब टैक्स, उसी के रेशियो में बांट देना होगा। ये आपका कंपनसेशन एक्ट में दिया हुआ है, बेसिक आइडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके लिए 15-16 को बेस ईयर माना गया था। ठीक है, आईजीएसटी मैंने बताया कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी मैंने बता ही दिया। फिर आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी कैसे, मैंने बता दिया ना आपको। देखिए, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अब थोड़ा सा और इसमें अच्छे से दिया हुआ। देखिए, एक जो गुड सप्लाई करता है और जहाँ पर सप्लाई होना है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर है हमारा एक्चुअली। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सेम स्टेट में है उसको इंट्रा बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट में तो क्या बोलते हैं उसको, इंटर। ठीक है, तो इंट्रास पे क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और जहाँ यूनियन टेरिटरी होगा तो यूनियन टेरिटरी लग जाएगा, और इंटर पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, है ना। ये हमारा एक बेसिक आइडिया हुआ। ठीक है, ये बेसिक समरी पढ़ लीजिएगा। हाँ, जीएसटी को एक और नाम से बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैट ही है बट सेंट्रल लेवल पे है। वैट स्टेट लेवल तक का था, ये सेंट्रल लेवल पे है। वैट खराब नहीं था बट वो स्टेट लेवल था, और ये जीएसटी जो है सेंट्रल लेवल है। अभी तो हम जीएसटी का कारण आने का पढ़ेंगे, अभी कुछ टैक्स का चक्कर हो जाता है इसमें। सबसे पहला बेनिफिट तो हुआ कि हर जगह टैक्स सेम हो गया। और भी एक होता है कि इनपुट टैक्स हमको मिलता है जीएसटी में, कास्ट काटिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है जीएसटी में, वो डिस्कस करेंगे बाद में, वो बेनिफिट है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो लगता है वो सर्विस और सेल दोनों पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद जीएसटी को एक और नाम से बोलते हैं डेस्टिनेशन। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, और ये कंज्यूमर को अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है ना। और जीएसटी ऑफर कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चैन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मैं बाद में बताऊंगा इसको, अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ ही रहे हैं हम लोग। टैक्स क्रेडिट ये होता है कि एक गुड्स पे 2 बार टैक्स नहीं लगे। मान लीजिए मैं गुड्स परचेज करके आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, वही गुड्स मैं दोबारा सेल करूँगा तो टैक्स फिर दोबारा नहीं लगेगा।
मतलब जितना मैं टैक्स पहले दे के आया था उसको एडजस्ट करना होगा। यानी अगर मेरे परचेज पे टैक्स 10,000 लग रहा है, उसी के सेल पे टैक्स लग रहा है 12,000, तो मेरे को खाली 2,000 और देना होगा। तो मेरे बात को, अगर मैं कोई गुड्स परचेज करके आ रहा हूँ तो परचेज पे जीएसटी दे के आऊँगा मैं। सपोज मैं 10,000 जीएसटी दे के आ रहा हूँ, अब मैं गुड्स को सेल करूँगा, वैल्यू बढ़ेगा तो टैक्स मान लीजिए बन गया 12,000 सेल पे, तो मेरे को तो 12,000 रिकवरी हो जाएगा, बट मैं ऑलरेडी 10,000 तो गवर्नमेंट को दे के आ ही रहा था, तो मेरे को 2,000 खाली और देना होगा। ठीक है, तो खाली जितना भी टैक्स परचेज पे होता है वो सारा एडजस्ट होते जाता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टैक्स क्रेडिट, चेन बना हुआ है। अभी तो मैं एग्जाम्पल के बिना समझ में आएगा नहीं, बस खाली क्योंकि पॉइंट आ रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, और जीएसटी का बर्डन तो आपको पता है किसके ऊपर पड़ता है, हम लोग, फाइनल कंज्यूमर, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, और कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव करता है। कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स पे टैक्स लगना, टैक्स पे टैक्स लगेगा तो गुड्स का दाम और बढ़ेगा, तो ये रिमूव कर देता है, एक अच्छा खासा हद तक रिमूव कर देता है। ठीक है, और टैक्स स्ट्रक्चर तो हर जगह सेम है। सबसे पहला कंट्री जो था वो फ्रांस था जहाँ पर जीएसटी आया था, तो अब 1954, हम लोग तो बहुत पीछे हैं और अभी पास हुआ हम लोग का तो। ठीक है, ऑलमोस्ट 160 कंट्री है, 200 से ऊपर कंट्री है टोटल, बट 160 कंट्री के अराउंड जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। हमने थोड़ा लेट से किया, पहले था लेकिन वैट था वो स्टेट लेवल तक का था, सेंट्रल लेवल तक जीएसटी आने में देरी लग गया। एक्चुअली 2000 से बात चल रहा था जीएसटी आने का, बट आते आते इसको 17 साल लग गया। आगे हिस्ट्री मिलेगा आपको। इंडिया का जो टैक्स रेट है सबसे ज़्यादा है 28% जीएसटी का, और उसके नीचे अर्जेंटीना का 27%, है ना। और जो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर है वो 4 है बेसिकली, 5%, 12%, 18%, 28%। ये टोटल है। 5 मतलब 2.5% सीजीएसटी होगा, 2.5% एसजीएसटी होगा, 12% जो है 6% इक्वली होगा। हाँ, अगर आईजीएसटी होगा तो 5-12 इतना ही रहेगा ना, 18-28। और गोल्ड वगैरह पे, प्रीशियस मेटल पे 3% लगता है। ठीक है, फिर कौन कौन से एक्टर्स मैंने बताई दिए आपको। जितने भी टैक्सेशन पॉलिसी हैं, मतलब जीएसटी के एक्चुअली हो क्या है क्या ना, जीएसटी का पूरा हिसाब जो रखता है, पूरा जो मैनेजमेंट है वो जीएसटी काउंसिल करता है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग होता है उसका। ऐसे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है सीबीआईसी, बट जीएसटी को डिसाइड करने के लिए कमेटी बना हुआ जिसको जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। आगे मिलेगा हमको ये वाला। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर देखिएगा 16। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे, है ना। इनकम टैक्स पे लगता है, वो किस पे लगता है, इनकम पे। ठीक है, पहले वैट होता था, किस पे लगता था, सेल पे। एक्साइज किस पे लगता था, मैन्युफैक्चर पे। एक और ले लेता हूँ, चलिए 2 और लेता हूँ। सर्विस टैक्स किस पे लगता था, नाम से क्लियर है, सर्विस पे। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। अब आता है बात जीएसटी का, जीएसटी गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। तो गुड्स को तो सेल करते हैं, सर्विस को सेल नहीं बोलते हम लोग, सर्विस को प्रोवाइड बोलते हैं। तो हुआ क्या, जब जीएसटी आया ना, एक ऐसा वर्ड लाया गया जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। वर्ड क्या लाया गया, सप्लाई। तो जीएसटी के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सप्लाई। तो ये जो मैं सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। मतलब इनकम अर्न कर लेंगे तो टैक्स देना होगा, सेल करेंगे तो वैट देना होगा, इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम देने, ये सब टैक्सेबल इवेंट है जिसके चलते टैक्स लगता है। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ, सप्लाई। एमसीक्यू में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का आपका टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ, सप्लाई। वर्ड ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 17 नंबर मैंने बताया था आपको, जब पेश हुआ था बिल जीएसटी का 122वां कॉन्स्टिट्यूशन का था, लेकिन पास हुआ तो 101वां था, वो नंबरिंग का इशू आया था। सबसे पहला स्टेट था आसाम जिसने जीएसटी को माना था, बट तेलंगाना क्योंकि बाद में बना था, तेलंगाना ऐसा स्टेट जिसने जीएसटी बनाया था, पास किया था अलग से। बाकी सब ने रेटिफाई किया था, मतलब एक्सेप्ट कर लेना। और जीएसटी काउंसिल तो पढ़ेंगे हम लोग। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इनकी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है।
और सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। और एक चीज़ और, 1 जुलाई को जीएसटी डे बोला जाता है। 1 जुलाई बोल लीजिए, 17 तो पार हो गया। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे बोला जाता है। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि जो भी सप्लाई करेगा जीएसटी देना है या लगाना है। तो जीएसटी से एक सिंपल सा इनकम टैक्स में लिमिट है ना कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। अगर किसी का इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो रिटर्न फाइल करने का भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म, उसको हटा दे तो वैसे इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। वहाँ बोलते हैं एग्जम्पशन लिमिट, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पर कितना लिमिट है, 40 लाख। यानी अगर कोई गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विस के लिए 20 लाख है। यानी अगर किसी का सप्लाई गुड्स का 40 लाख से बिलो है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं, स्मॉल टैक्स पेयर बोलते हैं एक हद तक। ऐसे 40 के नीचे वॉलंटरी है, 40 के लाख के ऊपर टर्नओवर पार किया, रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, मैंडेटरी टर्नओवर। और सर्विस में 20 लाख का रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं किसी स्पेसिफाइड नोटिफाइड स्टेट में 10 लाख भी है लिमिट, ये वाला जो आपका 20 है, 40 है, वो 10 लाख भी है, वो हमको मिलेगा रजिस्ट्रेशन में। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। चाहे वो तेलंगाना से मैंने तेलंगाना में काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, पंजाब में कर रहे हो, झारखंड में कहीं भी काम कर रहे हो, जीएसटी हर जगह एप्लीकेबल है। सारा काम जो होता है मैक्सिमम ऑनलाइन होता है। जीएसटी पे करना, रिटर्न फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना, फिर इसके अलावा व्यू करना, ठीक है, बहुत सारा जो होता है, रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, फिर प्रोसीडिंग्स करना, ठीक है, पेनल्टी फाइन, सारा जो जीएसटी का वर्क है सारा ऑनलाइन है, ठीक है। तो हर जगह से पूरा इंडिया में हर स्टेट में जीएसटी चल रहा है और सारे आदमी कनेक्टेड हैं, सारे आदमी कनेक्टेड है। तो सबको कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना होगा, सबको कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा ना। तो उसके लिए कंपनी बनाया गया, GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसको एक्चुअली बोलते हैं SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। तो जितना भी इंडिया में जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा मैनेज कौन करता है, ये SPV, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नीड्स है, इसका IT नीड्स है, वो सारा यही मैनेज करता है जीएसटी का। GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है ये। GSTN पोर्टल बोलते हैं इसको, वेबसाइट एक हद तक है, ठीक है। खाली वेबसाइट नहीं, बहुत कुछ है, ठीक है। और ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसमें नॉर्मली सेंट्रल स्टेट का 49% स्टेक है, बाकी कुछ स्टेक जैसे LIC का भी है, ICICI बैंक के पास है, HDFC के पास है, HDFC बैंक के पास है, NFC स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास है, ऐसे स्टेक दिया हुआ। तो बस ध्यान रखिएगा, जीएसटी का IT इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नीड्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो बेसिकली कौन मैनेज करता है इंडिया में, GSTN। और ये SPV है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। पहले एक अलग से कंपनी बना दिया। SPV होता है क्या, स्पेशल पर्पस, किसी खास काम को करने के लिए। तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूरा मैनेजमेंट यही संभालता है, SPV, GSTN, ठीक है। 24 पढ़ लीजिएगा फिर एक बार, ठीक है। GSTN फिर आ गया, देख लीजिएगा क्या करता है GSTN, देख लीजिए आप इसमें सारा, ठीक है। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सारे टैक्स पेयर को गवर्नमेंट से जोड़ के रखता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प करता है, रिटर्न फाइल करने में, चालान क्रिएट करने में, टैक्स पेमेंट करने में। मैंने बोला था ना कि IGST का हिसाब होता है सेंट्रल स्टेट में, वो सारा हिसाब यहीं से होता है, इसके थ्रू होता है। और जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलता है उससे, डेटाबेस है हमारा एक हद तक वो, तो सारा यही मैनेज करता है, ठीक है। एक थोड़ा सा बता रहे थे ये वाला पॉइंट, आर्टिकल 279 है, GST काउंसिल का है, ठीक है। आर्टिकल 279 है, GST काउंसिल का है। ये आर्टिकल नंबर याद कर लीजिएगा, आर्टिकल, क्योंकि ये भी एक अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। GST काउंसिल सारा जो बेसिकली GST का, आप बोल सकते हैं कि GST का पूरा जो मैनेजमेंट बोल लीजिए, डिसीजन मेकिंग पावर GST काउंसिल के पास है। और क्योंकि सेंट्रल स्टेट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सेंट्रल स्टेट दोनों इसके मेंबर्स होते हैं, किसके, GST काउंसिल। बट इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपके एक तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। फिर वो आपस में मिलकर एक वाइस चेयरपर्सन को चुनते हैं GST काउंसिल के अंदर में, ठीक है।
ये वाला पढ़िएगा। और क्या क्या करता है, टैक्सेस कितना लगाना है वो सब ये डिसाइड करता है, कौन से टैक्सेस मिलेंगे, मर्ज होंगे, ख़त्म करने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, अब तो बस बहुत सारा काम तो हो ही गया, किस पे एग्जम्पशन लगाना है, किस पे एग्जम्पशन नहीं लगाना है, कौन से किसको छूट देना है, किसको नोटिफाई करना है, वो सारा यही डिसाइड करता है। टर्नओवर का लिमिट कितना रखना है, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, वो सब यही डिसाइड करता है, ठीक है। रेट्स क्या होंगे जीएसटी के, वो यही डिसाइड, रेट्स को चेंज करना, बढ़ाना, कम करना, गुड्स को हटाना, गुड्स को लेके आना जीएसटी में, ये सारा यही काम करता है। नेचुरल कैलेमिटी में कुछ जीएसटी को हटा देना, रोक देना, सारा पावर इसी के पास है ना। और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि कब पेट्रोल डीजल वगैरह पे जीएसटी लेके आना है। जैसे वो डिसाइड हो गया तो फिर पेट्रोल डीजल भी वैट लगना खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी लगे, हर स्टेट में दाम सेम हो सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी देखिए अब बजट जब आता है ना, अब खाली मेनली इनकम टैक्स का ही मेल नहीं आता है, क्योंकि अब तो जीएसटी काउंसिल इटसेल्फ एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो बेसिकली मीटिंग कभी भी करके मैटर को डिसाइड करके जीएसटी को कुछ भी चेंजेस ला सकती है, जिसको पावर है जीएसटी काउंसिल का। मतलब अलग से बजट ये क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट कराना जरूरी नहीं है इसके लिए, बट इनकम टैक्स तो हर साल फरवरी में बजट में आता है, ठीक है। कस्टम के भी उसमें ही आते हैं बजट में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ पॉइंट नंबर 7, क्योंकि इसमें स्टेट सेंटर दोनों मेंबर है ना, तो मीटिंग डिसाइड दोनों के बेसिस पे होगा, तो कम से कम 50% मेंबर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल कंस्टिट्यूट द कोरम। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 1/2, यानी कितने, 50% मेंबर से अगर नीचे होंगे मीटिंग ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो सारा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। अब जो डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग के अंदर में, तो डिसीजन लेने के लिए बोलता है कम से कम 3/4 कंसेंट चाहिए। जितने मेंबर प्रेजेंट हैं कम से कम 3/4 यानी 75% कंसेंट चाहिए, तभी डिसीजन हो पाएगा। और जब 3/4 कंसेंट निकालते हैं, क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों हैं तो दोनों का वेट चाहिए, तो वेट कितना, मतलब जितना भी डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 आपका कंसेंट चाहिए टोटल। अब वेटेज का जहाँ तक बात है, बोलते हैं सेंटर का जो टोटल वेट है ना वो 1/3 है। सेंटर का टोटल वेट कितना है, 1/3, और स्टेट का वेट कितना है सबका मिला के 2/3। तो 1/3 प्लस 2/3 का जोड़े कितना हो जाएगा, 1। मतलब जो टोटल वोट कास्ट होंगे उसमें 1/3 वेट हमेशा किसका रहेगा, सेंटर का, और 2/3 वेट किसका रहेगा, सारे स्टेट गवर्नमेंट का मिला के। और जब भी डिसीजन लेंगे तो किसका लेंगे, सबको 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 75%, ठीक है। और एक चीज़ और, जीएसटी काउंसिल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगर मीटिंग हो गया, कोई डिसीजन अगर हो गया, ठीक है, बाद में पता चला कि कोई प्लेस खाली था, वैकेंसी था, या मीटिंग में कोई डिफेक्ट हो गया, तो बोलता है उसके चलते जो डिसीजन लिए वो नल नहीं होगा, इनवैलिड नहीं, वो सही रहेगा। तो पॉइंट नंबर 10 में दिया हुआ है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ कि कोई आपका ऑफिस में क्या था, वैकेंसी था, या कोई अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुआ, या कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी, बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। टैक्सेस इन द पास्ट देख लीजिएगा, पहले बेसिकली क्या था, वैट था, है ना, वैट 2003 के आसपास आया था, ठीक है। और सबसे पहले बेसिकली हरियाणा ने किया था, धीरे धीरे सबने अडॉप्ट कर लिया वैट। तो वैट स्टेट लेवल का था, अब ये वैट कोई बेस मान के जो जीएसटी है वो सेंट्रल लेवल का है, तो जो वैट में कमी था वो खत्म हो गया। जैसे पर्पस ये था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला दें, तो वैट से वो पूरा नहीं हुआ, बहुत सारे टैक्सेस थे जो अभी भी अलग अलग चल रहे थे वैट के आने के बाद भी, हम पढ़ेंगे आगे। बट हुआ क्या, जैसे जीएसटी आया तो बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, तो जीएसटी ने वैट का कमी को पूरा किया, है ना। कास्केडिंग इफेक्ट पहले होता था, अब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो वैट का शॉर्टकमिंग बेसिकली क्या हो गया, पूरा हो गया। ये पढ़ लीजिए, एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। वन नेशन वन टैक्स, जम्मू कश्मीर का थोड़ा स्पेशल स्टेट था, आप जानते होंगे, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते, सभी टैक्स जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। तो हुआ क्या, जब जीएसटी आया था ना, पहले का बात कर रहा हूँ मैं, जब जीएसटी आया था तो जम्मू कश्मीर ने भी अपना जीएसटी के पास कर दिया था,
जो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जीएसटी क्या कराएंगे, एप्लीकेबल कराएंगे। तो देखिए 7 जुलाई 17 को, 1 जुलाई को जीएसटी हुआ था एप्लीकेबल, 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर में बिल पास हुआ था, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में बेसिकली जो सेल होगा उस पर आपका जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर में 2017 का बिल पास हुआ तो प्रेसिडेंट ने फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 और ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया था। 2 बिल और पास हुए थे, एक सीजीएसटी और दूसरा कौन सा, आईजीएसटी। यानी कि पहले एसजीएसटी पास हुआ, एक हद तक बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, फिर बाद में सीजीएसटी को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया। सीजीएसटी था पहले बट एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर, और साथ में इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगा, आईजीएसटी, उसको भी एक्सटेंड किया गया, है ना। तो जैसे ये हुआ तो वन नेशन वन टैक्स तब हो पाया, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी का अपना है, ठीक है, और बाकी जो 5 बच गया, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार, ये सब पार्लियामेंट के पास है पावर, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये थोड़े टैक्सेस आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने टोटल जो है द फॉलोइंग टैक्सेस को सब सम किया गया है अंडर जीएसटी, ठीक है, ये सबको मिला दिया गया है। थोड़ा सा मैंने बता दिया था, सेंटर के अराउंड 8 हैं और स्टेट के अराउंड कितने हैं, 9। तो ये 17 टैक्सेस बेसिकली क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं। पहला एक्साइज किस पे लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये सारे बेसिकली एक्साइज, 5वां, ये सब एक्साइज तक आते हैं। जैसे पहला बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, दूसरा मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन आइटम पे एक्साइज लगता था, फिर आपका गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस पे एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगता था, टेक्सटाइल आर्टिकल पे एक्साइज लगता था, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सीवीडी मैंने बोला था ना, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री में एक्साइज नहीं लगता था, उसको हटा के क्या करते, उसको सीवीडी लगता था उसके ऊपर। अब वो सीवीडी कन्वर्ट किस में हो गया, जीएसटी, कौन सा, आईजीएसटी में, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एसएडी, वो वैट वाला जो होता था आपका, ठीक है, वो भी किस पे लगता था, इंपोर्ट के टाइम पे ही। फिर हो गया आपका सबवे टैक्स खत्म हो गया, और जितने टैक्सेस ऊपर आ रहे हैं तो सब जगह क्या लगता था, सेस लगता था। अभी जो आप 4% एडुकेशन से सुनते हैं, हेल्थ एडुकेशन, पहले 3% होता था, वो भी तो खत्म हो गया, सरचार्ज भी तो खत्म हो गया। तो मेन टैक्स खत्म तो सेस भी खत्म, ठीक है। और स्टेट के कौन से खत्म हुए, स्टेट का वैट खत्म हुआ, सेंट्रल सेल टैक्स खत्म हुआ, फिर आपका परचेज टैक्स खत्म हुआ, लग्जरी टैक्स खत्म हुआ, एंट्री टैक्स खत्म हुआ। हाँ, एक चीज बता देता हूँ मैं, पहले क्या होता था, लोकल सेल जब होता था उस पर वैट लगता था, बट स्टेट के बाहर सेल करते थे, अब क्या लगता था, सीएसटी। अब वो कन्वर्ट किस में हो गया, आईजीएसटी में। स्टेट के बाहर क्या होता है, इंटर, स्टेट के अंदर क्या होता है, इंट्रा। पहले इंट्रा पे क्या लगता था, वैट, अब क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और इंटर पे पहले क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, अब क्या लगता है, आईजीएसटी, ठीक है। अब बोलेंगे फिर सीएसटी स्टेट में क्यों लिखा हुआ है, नियम ये था, सीएसटी था तो सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956 का आई थिंक था एक्ट उसका। सीएसटी का नेम ये था ना, सीएसटी भले ही सेंटर का था लेकिन इंटर स्टेट सेल पे लगता था, बट सीएसटी का सारा पैसा उस स्टेट को मिलता था जिस स्टेट से सेल शुरू हुआ है। यानी अगर झारखंड से बिहार सेल अब होता है तो आईजीएसटी लगता था, है पहले क्या लगता था, सीएसटी। वो किसको मिलता था, झारखंड गवर्नमेंट को। सीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, इसलिए सीएसटी कहाँ लिखा हुआ है, स्टेट टैक्सेस में, समझ रहे हैं। वो तो हट गया सीएसटी, अब वो के बदले में कन्वर्ट क्या हो गया, आईजीएसटी में आ गया। तो परचेज टैक्स खत्म हुआ, लग्जरी, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हाँ लोकल बॉडी का, म्यूनसिपैलिटी का एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है, स्टेट का खाली एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हुआ है। एडवर्टीजमेंट पे टैक्सेस खत्म हो गए, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, सब पे अब जीएसटी लगेगा, पहले वैट लगता था, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊपर टैक्स लग रहे हैं उसके ऊपर सेस भी खत्म हो गया। इस 8 टैक्सेस किसके हो गए, आपके सेंटर के, और 9 टैक्सेस किसके हो गए, आपके स्टेट। ये सारे खत्म हो गए, किस में चला गया, जीएसटी में, ठीक है। मॉडल ऑफ जीएसटी देख लीजिएगा, अलग अलग मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कनाडियन मॉडल, कैलकर्शा, बाक्शी पुदार मॉडल, ये करके मॉडल है। इंडिया का तो ड्यूल मॉडल है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि सेंटर सारा टैक्स लेता है, बाद में स्टेट में बांट देता है, और इंडिया में क्या होता है, एक साथ दोनों लेता है, ठीक है। कनाडा की तरह का है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इंडिया में ड्यूल मॉडल चलता है, देखिए पढ़ लीजिएगा इसको, इंडिया में चलता है ड्यूल मॉडल।
ठीक है, दोनों के पास पावर है, सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, एक ही टाइम पे दोनों लगाता है। और ब्राज़ील ही ऐसा कंट्री दूसरा है जिसमें ब्राज़ील एक और कंट्री जो बेसिकली ड्यूल जीएसटी फॉलो करता है, बाकी सबका अलग सिस्टम है, कलेक्शन का एक पैटर्न है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया? बेसिक आइडिया थोड़ा सा जीएसटी का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे जीएसटी लगता कैसे वगैरह वगैरह, इनपुट टैक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, सब थ्योरेटिकल हमारा पार्ट है। ठीक है।